बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस तरह से कोई मकतल से गया कि हैप्पी नंबर 8। आई होप आपको पसंद आएगी, तो आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। चलिए नावल स्टार्ट अब्दुल करते बारी हैं। राबेल को लेकर पहले शॉपिंग सेंटर गया था, वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें ली थी, फिर वो उसे लिए रेस्टोरेंट में आ गया। क्या लोगी? मेन्यू देखते हुए उसने चुपचाप से अफसरदा राबेल से पूछा। वो नफ़े में सर हिला गई। अब्दुल बारी खुद ही मेन्यू लिखवाने लगा। थोड़ी देर बाद खाना सर्व कर दिया गया था। अब्दुल बारी रोस्ट पर तबाजमाई कर रहा था, जबकि राबेल थोड़ी सी बिरयानी प्लेट में डाले खा रही थी। अभी उसने चंद लुकमे ही लिए थे जब उसे ज़बरदस्त उबकाई आई थी। वो मुंह पर हाथ रखे एकदम उठी थी। क्या हुआ? उसे तीर की तरह उठते देखकर अब्दुल बारी हैरान हुआ था। वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, कुछ समझ ना आई कि क्या करे, जबकि अब उसे मुंह भर के आई थी। वो हाथ मुंह पर रखने के बावजूद खुद को संभाल ना सकी, फौरन ज़मीन पर गिर सी गई थी। बारी एकदम ही उठा था। इर्द गिर्द की टेबल्स पर मौजूद अफराद और होटल के सर्विसेज भी मुतवज्जा हो गई थी। क्या हुआ? कुछ तो बताओ। राबेल का वोमिटिंग से बुरा हाल था जब अब्दुल बारी ने उसे कंधों से थाम कर सहारा दिया। बारी, राबेल उसकी शर्ट बोची थी, जबकि गिरफ्त इंतहाई सख्त थी कि हद नहीं। वो सख्त मुतवश हुआ। राबेल बारी, वो हवास खो चुकी थी। शायद तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। राबेल, वो दीवाने की तरह इस पर झुकते चीखा था। वो होश में कहाँ थी जो जवाब देती? वो पागलों की तरह उसे झंझोड़ने लगा। फूड पॉइजनिंग, उसके जहन में सबसे पहले यही बात आई थी। राबेल उठो, आंखें खोलो। राबेल, उसकी नब्ज को देखते उसको अपना भी कुछ होश नहीं था। उसे लग रहा था जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। वो उसे किसी कीमती मताह की तरह फौरन बाजों में समेटे हुए बाहर भागा था, जबकि रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि होटल के खाने में ज़रूर कुछ गलत होगा। अस्पताल के कॉरिडोर में सख्त बेचैनी और बेकरारी से टहलते हुए बहुत फिक्रमंद था। वैसे तो डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद तसल्ली दी थी, मगर उसे सुकून नहीं आ रहा था। राबेल को किसी और रूम में ले जाया गया था। अभी तक वो रूम में ही थी। ना जाने वो हवास में थी या नहीं। वो यकसर लाइन था। वो लेफ्ट एंड राइट करते पलटा था जब कमरे से उसका बुलावा आ गया। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ। राबेल बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद थी, ड्रिप लगी हुई थी, अभी भी हवास में नहीं थी, जबकि एक फीमेल डॉक्टर उसे टेबल पर मौजूद थी। डॉक्टर खैरियत? वो सिर्फ इतना ही पूछ सका था। डॉक्टर के होंठों पर एक रस्मी सी मुस्कुराहट आ गई थी। यस, आप इतने परेशान क्यों हैं? शी इज़ ऑल राइट। उसे कुछ सुकून मिला था। एक गहरी सांस ली थी। लगता है बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी बीवी से आप। डॉक्टर के होंठों पर अगरचा पेशेवराना मुस्कुराहट थी, मगर अंदर अंदाज छेड़ने वाला था। वो हंस दिया। बिला इरादा उस पर ठहर गई थी। नज़र बिला इरादा उस पर ठहर गई थी, जो बेखबर थी। उसे आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि उसे राबेल की इतनी चाह तलब क्यों है। दिल बस उसे देखकर इतना पुरसुकून क्यों हो जाता है। मोहब्बत जैसी लग़वियात पर उसे कभी यकीन नहीं था। बस हमेशा दिल को यही बावर कराया था कि वो उसकी ज़िद है। मोहब्बत की कितनी अहमियत होती है, इस हकीकत का अंदाज़ा इसे इस वक्त हुआ था जब वलीमे की रात राबेल ने मोहब्बत की बात की थी। अल्फाज अगरचे ढके छुपे थे, मगर मफ़हूम वाज़ेह था, और अब जो डॉक्टर कह रही थी वो हैरानकुन था। क्या हुआ इन्हें? उनकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई? क्यों? कहीं कोई फूड पॉइजनिंग का मसला तो नहीं? नहीं, शी इज़ प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बताया। वो मुंह खोले हका-बका रह गया। इस पॉइंट तक तो उसकी रसाई ही नहीं हुई थी। क्या? वो कई सानिया तक हरकत भी ना कर सका। दोबारा कहिए, आपकी बात का क्या मतलब है? वो बेयकीन था। वो क्या समझा था और मामला क्या निकला था? वरना वो तो होटल के इंतज़ामिया की दुर्गत बनाने का सोच रहा था, और यहाँ आप इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हैं? आई एम राइट, शी इज़ रियली प्रेग्नेंट। यूँ समझे कि अब आप बाप बनने वाले हैं। अब्दुल बारी ने आंखें बंद कर ली थी। इन लम्हों में न जाने क्या हुआ था। कैफियत यकसर बदल रही थी। इंकशाफ अगरचे हैरानकुन था, मगर बेपनाह खुशकुन था। फरते इन बसात से वो होंठों पर हाथ रख गया। पहला केस है इनका, इसीलिए आपकी वाइफ बहुत वीक हो रही है। फर्स्ट टाइम हो जाता है ऐसे। चंद माह तक ये कंडीशन रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। कमज़ोरी से ये बेहोश हो गई हैं। ड्रिप लगा दी है। इस वक्त ये ट्रैंकुलाइजर्स के ज़रिए असर पुरसुकून है। उनका बीपी बहुत लो हो रहा था, बुखार भी काफ़ी ज़्यादा था। 3-4 घंटे बाद ड्रिप उतार दी जाएगी। कुछ मेडिसिन हैं, मंगवा लें। इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखें। टेंशन वगैरह से तो बिल्कुल दूर रखें। कोशिश करें ये खुश रहा करें। सुबह तक फारिग हो जाएगी, फिर आप इन्हें घर ले जाइएगा।
मतलूबा मेडिसन वाला पर्चा उसे थमा कर मज़ीद हिदायत जारी की और फिर कमरे से रुखसत हो गई। वो बिस्तर की तरफ आ गया। 1 घंटा पहले वो काफ़ी तकलीफ़ में थी और अब कैसी पुरसुकून नींद सो रही थी। राबेल उसका हाथ पकड़ कर वो कुर्सी खींच कर उसके करीब ही बैठ गया था, जबकि रात काफ़ी गहरी हो गई थी। वो उसे लेकर घर आ गया था। अम्मी बाबा के पास दिन दिन पर लगा कर गुजरने लगे थे। सब कुछ जैसे एकदम ठीक हो गया था। अब्दुल बारी, उसका रवैया, अंदाज़, एतबार सब कुछ अक्सर बदल गया था। सब ही उसके इस काया-पलट पर बहुत खुश थे। वो बेपनाह ख़्याल रखने लगे थे। राबेल के लिए सब कुछ हैरानकुन था, मगर कभी-कभार वो उलझन का शिकार हो जाती। कोई तंज़, कड़वी कसीली बात, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कुछ भी बाकी नहीं रहा था। वो उसके रवैयों की आदी हो चुकी थी। अब ये अंदाज़ हज़म नहीं हो रहे थे। वो बहुत हलीम व मेहरबान सा इंसान बन गया था, हत्ता कि इसी हालत में 2 माह पर लगा कर उड़ गए थे। आज रात वो कितने दिनों बाद घर लौटा था, जहाँ वो यकसर बदला था, उसकी आदत नहीं बदली थी, बगैर कुछ बताए गायब हो जाने वाली। रात के इस पहर सभी अपने कमरों में सोने जा चुके थे। राबेल की नींद नहीं आ रही थी, बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, जब उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो उठ बैठी। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ था। उसे जागते हुए देखकर चौंका। तुम सोई नहीं? घड़ी देखते हुए उसने पूछा था। रात के 12 बज रहे थे। वो बिस्तर की तरफ आ गया। वो जब भी घर लौटता था काफ़ी गर्मजोशी का मुज़ाहरा करता था। आज कुछ भी ना था। राबेल, जो आधी हो चुकी थी, कुछ हैरान हुई थी। जवाबन सिर्फ सर हिला दिया, जबकि दिल चाह रहा था कि कुछ भी ख्याल किए बगैर उससे उलझ पड़े। वो इतने दिनों से कहाँ था, क्यों था, ये जानना उसका हक था, मगर वो मसलहतन खामोश थी। अब्दुल बारी ने बिस्तर के करीब ही खड़े खड़े टोपी, बेल्ट और ऊपरी कमीज उतार कर बिस्तर पर फेंकी थी। वो काफ़ी हद तक टेंस लग रहा था। चेहरे पर जामे तासरात रकम थे। वो कुछ भी नतीजा खस ना कर सकी। शर्ट उतारने के बाद वो वार्डरोब से लिबास निकालने लगा था। खाना खाएंगे? वक्त तो खाने का नहीं था, मगर पूछ गई। नहीं, मैं खा आया हूँ। तुम सो जो, आराम करो। वो पुरसुकून था, मगर वो चौंक गई थी। इतना ठहरा हुआ लहजा कभी भी नहीं। कुछ तशवीश से उसे देखा था। वो कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया था। उसने उठकर उसकी टोपी, पैंट और शर्ट उतार कर उनकी जगह पर रखी। बिस्तर के किनारे टिक कर उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो नहा कर निकला था। तुम अभी तक नहीं सोई? तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, वो परेशानी से गोया था। पूछ सकती हूँ इतने दिन जनाब कहाँ रहे, जबकि ऑफिस से भी छुट्टी ली हुई थी। वो तौलिए से बाल रगड़ रहा था जब उसने पूछा था। वो तौलिया सोफे पर फेंक कर बिस्तर पर आ गया। बस यही था, इसी शहर में कुछ मामलात थे, दूसरे घर पर ही था। झूठ बोल रहे हैं आप। किसे बहला रहे हैं, मुझे या खुद को? आप इस शहर में थे ही नहीं। जब भी उस घर में पता कराया, इल्म हुआ कि जनाब ने कई दिन से इधर कदम भी नहीं रखा। आपके ऑफिस और घर के करीब फुरकान भाई कितने चक्कर लगा चुके हैं, कितनी मर्तबा आपके सेल पर हर जगह ट्राई कर चुकी हूँ। तो फिर राबेल के यूं जरा करने पर उसने कुछ तल्खी से पूछा था। तो फिर ये कि मैं जानना चाहती हूँ आपकी असलियत क्या है, असल सरगर्मियाँ क्या है, का पस मंज़र क्या है, किन लोगों के लिए और क्या काम करते हैं। वो पहले से ज़्यादा बेखौफ निडर हो गई थी। दो टोक अंदाज था। तो अपने काम से काम रखो, हर वक्त इधर उधर टांगे मत उड़ाया करो। आइंदा इस घर से वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। बेच दिया है मैंने वो घर, अब मेरा वहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं। सुकून से आराम से इस घर में रहो, वरना फंसा दोगी मुझे भी, और ना जाने क्या चाहती हो तुम। कतई लहजा था। वो लब काट गई। मेरे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बीवी हूँ, हक रखती हूँ। अगले ही पल वो फिर चोट कर गई थी। अब्दुल बारी को बेपनाह गुस्सा आया। क्या चाहती हो तुम? ये जो मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ, वो भी ना आया करूँ? अंदाज़ खूनख़ार था। वो कतई मुतासर ना हुई थी, जबकि आज वो कितने दिनों बाद पुराना मरने मारने वाला अंदाज़ देख रही थी। यहाँ सबको एक फ़िक्र होती है। सब मुझसे पूछते रहते हैं कि कहाँ होते हो तुम, जबकि मेरे फ़रिश्तों को भी तुम्हारी सरगर्मी का इल्म नहीं होता। फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? कोई नई बात तो नहीं हुई? जो सब फ़िक्रमंद होते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? कितने बेबस और बेज़मीर हैं आप पारी। ज़रा भी एहसास नहीं किसी का, हत्ता कि आप आने वाली औलाद का भी नहीं। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। अब्दुल बारी अब के कुछ भी ना बोल सका। 3 दिन पहले बड़े पापा की तबीयत अचानक सख्त ख़राब हो गई थी। सो आपका पता करवाया था। ऑफिस से इल्म हुआ कि आप छुट्टी पर हैं और बाकी जगहों पर भी कोई नामो निशान नहीं था।
آپ کی ذات میں صرف آپ تنہا کا حق تو نہیں، صرف یہ انداز اپنا کر خود اپنی ذات کو ٹارچر تو نہیں کر رہے، زبردستی سے کوئی اور بھی آپ کے سفر میں ہم رہا ہے۔ ابھی تو میں تنہا ہوں، کل کو ایک اور وجود آ جائے گا، پھر کیا کروں گی؟ کبھی تو دیکھ لیا کریں، اس پہلو سے بھی سوچ لیا کریں۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی سمجھانے کے اصل مقصد کے پیچھے کیا کار فرما تھا وہ بغور دیکھے گیا۔ جن لوگوں کے لیے آج آپ کام کرتے ہیں، جن کی خاطر آپ اس وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، کبھی یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ کون ہے اور ان کا دینی ایمان کیا ہے؟ روپے کی ہوس اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کا فرق بھی نہ جان پائے۔ جس طرح ہر کلمہ گو مسلمان نہیں، ہر انسان نہیں ہے، یہ حقیقت مت بھولیں۔ ایک نہ ایک دن انسان کو مرنا بھی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے نہیں، کل کائنات کے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس دن یہ ساتھی، یہ غلط کاریاں، یہ ہلکا احباب کسی کام نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کہ نصیحتیں کرنے والے، رو رو کر دعائیں مانگنے والے، ساری رات آپ کی فکر میں دبلے ہونے والے ماں باپ اور یہ دنیاوی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر اس دن کچھ کام آئیں گے تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس دن بتائیں آپ جیسے لوگ کیا کریں گے جب دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں گے؟ ہاتھوں میں گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی سی عمر میں سوچ اس حد تک پختہ اور راسخ تھی، سمجھانے کا انداز کتنا سحر طاری کرنے والا تھا۔ وہ کچھ جوش اور کچھ جذبے سے سب کہتی گئی۔ دل نشیں لہجہ سماعتوں میں رس گھولتا گیا تھا۔ وہ جو یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اس طرح سراپا سوال بننے پر مسکرا دیا۔ وہ اور چڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے بےحس انسان ہے، میں ہی پاگل ہوں جو پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں۔ وہ بڑبڑا کر بستر سے اترنے لگی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے خونخوار ہو کر دیکھا۔ کیا ہے؟ لہجہ اس سے زیادہ خونخوار تھا۔ جب میں قیامت کے روز دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں گا تو کہوں گا یہ جو لڑکی ہے یہ میری بیوی ہے۔ زبردستی ہی صحیح اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اگر میں نے دنیا میں کوئی نیک کام کی ہے تو وہ یہی ہے۔ بھائی ماں باپ پر ہی بچے جاتے ہیں۔ ماں جیسی ہوگی اولاد بھی ویسی ہوگی۔ کل قیامت کے دن تمہارا سر بلند ہوگا۔ نیک صالح بیوی بھی اس کا بڑا انعام ہوتی ہے۔ حد ہے اس پر تو رابعہ کے کچھ سمجھانے کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ کھینچ کر ایک دم موڈ میں آیا تھا۔ آنکھیں شرارت پر آمادہ تھی۔ باری پلیز، میں اب یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اولاد کی اصل شناخت ماں نہیں ہوتی، باپ ہوتا ہے۔ باپ کا کردار اور اعمال اسے تربیت دیتے ہیں۔ عبدالباری کی باتوں سے رابعہ کے دماغ بھی بھنبھنا گیا تھا۔ آج اس کا یہ موڈ فیصلہ کن تھا۔ فیصلہ ہوگا، یا تو اپنی سرگرمیاں ترک کر دیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں۔ میں آپ جیسے کرپٹ ہو کے بعض غدار وطن کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ساری زندگی رونے سے بہتر آج یہ فیصلہ کرنے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے پہلے سے زیادہ اشتعال میں تھی۔ باری مسکرا دیا۔ رابعہ میری جان، یہ ہمیشہ تم کا صیغہ استعمال کرنے والی زبان کو اب کچھ عرصے سے کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے آپ کا یہ صیغہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اتنا ادب رابعہ ڈرے، اتنا احترام، او مائی گاڈ! پلیز چیک مائی ہارٹ بیٹ، پلیز کہیں فیل ہی نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے موڈ میں واپس آ چکا تھا۔ وہ جو سر کھپا رہی تھی دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کتنے دنوں کے سنجیدگی و خاموشی کی ردا جھٹ گئی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ رابعہ کے ہاتھ سے نیچے عبدالباری کا ہاتھ تھا جو خوبصورت لیب میں دھڑک رہا تھا۔ وہ نظریں پھیری۔ چھوڑیں مجھے، خواہ جھنجھلانے لگی تھی جبکہ وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا، اے رابعہ، آج یہ دل کا مکین کتنے دنوں بعد لوٹا ہے۔ کچھ نظرِ کرم نہیں کرو گی؟ یہ لہجہ، یہ انداز چھوڑو، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کچھ ایسا خاص ہو کہ دل و روح سیراب ہو جائے۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی پل میں اسے پانی بانی کر گیا تھا۔ اس کے اندر باہر کا ایک ہلچل سی مچا گیا تھا۔ وہ روحاں سے ہو گئی تھی۔ اللہ ہی آپ جیسے بندوں سے نپٹے۔ سارا اعتماد، ساری جرأت عبدل کی ایک نگاہ کے نظر ہو گئی تھی۔ اب تو صرف بے بسی و بے لاچاری باقی تھی۔ آئی لو یو، ریئلی لو یو۔ عبدل کی سرگوشن آواز اس کے کانوں کے قریب گونجی تھی۔ اس نے آہستگی و نرمی سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا جیسے بہت قیمتی شے ہو۔ بلور کے مانند نازک، حساس